हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जहां पर सवेरा हो। रमन ड्राइंग रूम में बैठा लेनिन की पुस्तक राज्य और क्रांति पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने सोचा कि शायद कानों को धोखा हुआ हो। सुबह के टाइम कौन हो सकता है? कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था। सभी फ्लैट्स आपस में हल्की सी दीवार से जुड़े हुए थे। वो पढ़ने में ही मग्न रहा। दोबारा आहट हुई। बिजली भी इन दिनों बहुत आंख मिचौली खेल रही थी, इसीलिए डोर बेल नहीं बज रही थी। रमन, देखो कौन है, मैं बात लेने जा रही हूँ। बड़ी चिपचिप हो रही है। इस लाइट ने भी बहुत परेशान कर दिया है। बालकनी से कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाती हुई जयश्री बोली। रमन पहले दरवाजा खोलकर जाली के अंदर से ही पूछता है, कौन? गले में गमछा मफलर लपेटे दो लड़के जाली के दरवाजे में मुंह घुसाए खड़े थे। मुंह में पान या गुटखा होने का अंदेशा। बोलने के साथ ही महक आ रही थी और कभी कभी छींटे भी। रमन को इन चीजों से बड़ी नफरत थी। हर साल 31 मई को कॉलेज की ओर से तंबाकू के खिलाफ अभियान छेड़ा जाता था, जिसका प्रतिनिधित्व रमन और उसके दोस्त ही करते। आप लोग, ले साले, बता भी दे अपने जीजा को कि हम कौन हैं। पहला दूसरे से बोला। अबे पहले अपना नाम बता दे। पता चला कि बिना बात के कोई दूसरा पिट गया। दूसरा थोड़ी बेशर्मी से बोला। रमन जाली का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। आसपास रहने वाले लोगों को सचेत करने के इरादे से थोड़ा जोर से बोला। हालांकि सभी फ्लैट्स के दरवाजे अंदर से बंद थे। शहर की संस्कृति भी यही थी। सबको अपनी प्राइवेसी प्यारी है। दूसरों के मसले में दखल देना अच्छा भी नहीं माना जाता। भाई, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ छिपा कर रखा है उसे? तभी जयश्री भी नहाकर बाहर आ गई। रमन, कहाँ हो? कौन आया है? कहते हुए वो दरवाजे तक पहुंची। जयश्री, तुम अंदर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। बाहर आए दोनों लोग जयश्री को देख भी लेते हैं और नाम से पहचान भी लेते हैं। बस यार, अब कुछ नहीं पूछना, कंफर्म है, उनमें से एक ने कहा। फिर रमन की ओर देखते हुए बोले, ठीक है, फिर मिलते हैं। रमन ने उनसे आने का मकसद पूछना चाहा, पर वो कुछ नहीं बोले। रमन चुपचाप अंदर आ गया। वो थोड़ा परेशान सा लगा। समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन लोग थे और इस तरह की धमकी देने का क्या मकसद था। उसे जयश्री की चिंता भी सताने लगी। रमन, कौन थे ये लोग? कुछ तो बताओ। अरे मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, न मेरे बारे में कुछ पूछा। हाँ, तुम्हें देखकर पूरी तरह कंफर्म हो गया, जरूर कहा और दोबारा आने की बात कही। शाम को मार्केट जाते समय उसने सोसाइटी के एकमात्र गार्ड से इस बात को लेकर एतराज भी जताया कि बिना फोन किए किसी को भी ऊपर आने की अनुमति न दी जाए। लेकिन ये एक खुली सोसाइटी थी। लोगों ने मिलजुल कर एक गार्ड रखा था। वो काफी समय से पैसे बढ़ाने की मांग पर अड़ा होने पर अक्सर गायब रहता। उस दिन सब कुछ सामान्य रहा। अगले दिन शाम को 3-4 नवयुवकों ने सोसाइटी में प्रवेश किया। उन्हें गेट के पास गार्ड मिला, पर उसे अपनी बातों की चाशनी में लपेट लिया। बातों से जब वो काबू में नहीं आया तो उसे शराब ऑफर की। गार्ड को भला और क्या चाहिए था? उसने उन्हें एंट्री दे दी और खुद गायब हो गया। फ्लैट नंबर 2027 पर डोर बेल बजी। जयश्री दरवाजे पर पहुंची। पीप होल से बाहर देखकर थोड़ा घबरा गई। रमन, दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो तो कुछ लोग खड़े हैं। फिर से? शायद रमन भी थोड़ा घबरा गया। दरवाजे पर जाकर पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है आप लोग? क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? दरवाजा खोलो। रमन दरवाजा खोलकर घर बाहर चला गया। क्या नाम है तेरा? और ये जो लड़की साथ में रहती है कौन है? रमन कुमार नाम है मेरा, और ये मेरी मित्र है। तभी रमन ने एक जोर का मुक्का अपनी छाती पर महसूस किया। मित्र है? मित्रता का मतलब पता है तुझे? बड़ा आया लड़की को मित्र बताने वाला। अपनी जात औकात पता है तुझे? बाहर बहस बढ़ती जा रही थी और अंदर जयश्री बड़ी दुविधा और घबराहट महसूस कर रही थी। उसके एक हाथ में फोन था। वो कभी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सेलेक्ट करती, फिर बैक कर देती। करियर बनाने के दिन है। अगर किसी कानूनी पछड़े में फंस गए तो मझधार में रहने वाली बात हो जाएगी। वो बाहर जाना चाहती थी,
लेकिन रमन ने इसे इशारे से अंदर ही रहने को कहा। रमन को दो चार घूंसे और जड़कर वो लोग धमकी देते हुए चले गए। जाते जाते उसे जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित करते गए। रमन खुद को संभालता हुआ अंदर आ गया। जयश्री ने उसे सहारा देकर बैठाया। कौन हो सकते हैं रमन ये लोग? तुम कहो तो मैं पुलिस में शिकायत करूं? फिर सहसा उसे रमन की चोट का ध्यान आ गया। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मैं ठीक हूं। जयश्री ने घबराकर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया, यहाँ तक कि पीप होल में भी एक टेप चिपका दी। फिर रमन से बेडरूम में चलने का आग्रह किया। बाहर के कमरे में अब उसे डर सताने लगा था। फिर बेडरूम की बालकनी में जाकर देखा तो 3-4 लोग गेट के पास खड़े दिखाई दिए और गेट कीपर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसने सारे पर्दे अच्छी तरह लगा दिए। अब उसका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। रमन, क्या खाओगे? बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। कुछ भी मंगा लो, कोई खास चॉइस नहीं तो घर में ही रखा कुछ रेडीमेड खा लेते हैं। ऑर्डर वाले को बुलाने में भी डर लग रहा है। छाती पर लात घूंसे पड़ने से चोट तो रमन को जरूर लगी थी, पर वो जयश्री का मन रखने के लिए खुद को ठीक बताने की कोशिश कर रहा था। अपमान की जो मार पड़ी थी उसने तन से ज्यादा मन को आहत किया था। जयश्री भी रात भर सोचती रही कि ये आतंक फैलाने वाले लोग कौन होंगे और इन्हें इनसे क्या शिकायत होगी। बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी ये। कॉलेज के दौरान भी किसी से उनका कोई झगड़ा नहीं था। पढ़ाई के अलावा उन दोनों को कुछ और सूझता ही कहाँ था। हाँ, उनके प्रेम प्रसंग पर कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां चुटकियां जरूर लेते थे। कभी वो सोचती कि ये कॉलेज में उनके सीनियर तो नहीं थे, पर रमन ने सीनियर्स के होने की संभावना से इनकार कर दिया। तभी जयश्री को ध्यान आया कि उसके घर और गांव में भी इस अंतरजातीय प्यार का बहुत विरोध हुआ था। कहीं उसके गांव के लोग तो नहीं? मगर उनके पास दिल्ली का पता कहाँ से आएगा? वो सोच विचार में मग्न थी। तभी उसे याद आया कि एक बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर उसके कुछ जरूरी कागजात वेरिफिकेशन के लिए गांव गए थे। इसके लिए उसने अपना दिल्ली का पता दिया था। जयश्री का शक यकीन में बदलने लगा और शक की सुई दिल्ली में रहने वाले अपने पड़ोसी गांव के सुनील की ओर घूम गई। इससे पहले भी वो जब गांव गई थी तो कितना अपमान सहना पड़ा था उसे। न जाने कैसे गांव के लोगों को खबर लग गई कि वो अपने सहपाठी के प्रेम में पड़ गई है। प्रेमी के बारे में पूछताछ हुई। लड़का दलित जाति का है। ये पता लगने पर तो माँ बाप और भाइयों ने उसे बहुत ताने सुनाए। दरअसल पास के गांव का ही एक लड़का दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था और एक बार जयश्री के माता पिता ने उसके लिए गांव से कुछ सामान भेजा। वहीं से उसे इस बात की खबर लग गई थी। गांव में तो इस तरह की बातें वैसे भी आग की तरह फैलती हैं। माँ बाप तो पढ़ाई लिखाई छुड़वाने को आमादा थे। वो तो उसने किसी तरह गिड़गिड़ाकर उनसे विनती करी तो चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। उत्तराखंड का सुदूर पर्वतीय अंचल, सामाजिक बंधन बहुत कड़े थे। मान्यताओं परिपाटियों को वर्षों से बिना किसी बदलाव के और तार्किक विचार से निभाया जाना हमेशा से ग्रामीण अंचल की विशेषता रही है। इस गांव में सिर्फ ब्राह्मण परिवार ही रहते थे। पंडित जी की बेटी जयश्री बहुत मेधावी थी। 8वीं कक्षा में एकीकृत परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर शहर के स्कूल में एडमिशन मिल गया। कुछ दिन दुविधा के झूले में झूलने के बाद पिता और अन्य परिवार वाले उसे भेजने पर सहमत हो गए। गांव में सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन शहर पहुंचकर जयश्री को खुला आकाश मिल गया। मेधावी तो वो पहले ही थी। उसकी योग्यता को पहचान कर फिजिक्स के शिक्षक ने उसे आगे चलकर जेईई परीक्षा की तैयारी करने की प्रेरणा दी। साथ में परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी। उन दिनों हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी, जिसमें उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाया जाता था। आईआईटी परीक्षा पास करना जयश्री ने अपना लक्ष्य बना लिया था। खूब मेहनत की थी उसने और देखते ही देखते परिणाम वाला दिन भी आ गया। मेंस और एडवांस दोनों ही परीक्षाओं में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आखिरकार उसने जेईई एडवांस के माध्यम से आईआईटी में होने वाले दाखिले को ही चुना। जयश्री की खुशी का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
कम्युनिकेशन ब्रांच मिली। गांव की वो पहली बेटी थी जो आईआईटी में पढ़ने जा रही थी। इससे कई वर्षों पहले पड़ोस के गांव के एकमात्र एक लड़के ने आईआईटी की परीक्षा पास की थी। गांव में तो खुशी का माहौल था। अधिकतर ग्रामीण आईआईटी संस्थान के बारे में जानते भी कुछ नहीं थे। बस इतना पड़ता था कि पंडित जी की बेटी किसी बड़ी परीक्षा में पास हो गई है और 4 साल बाद बड़ी इंजीनियर बनेगी। स्कूल से अपनी मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर वो जरूरी सामान लेने अपने गांव गई और कुछ समय बाद बड़े भाई के साथ काउंसलिंग के लिए रवाना हो गई। जयश्री को गर्ल्स हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। दीपक बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हुए उसे कुछ जरूरी निर्देश देने के बाद गांव लौट गया। कुछ दिनों में कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो गई। जयश्री का परिवार इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का भविष्य सुरक्षित हो गया। फिर भी परिवार वाले डरते और उससे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में ही ध्यान देने की सलाह बार बार देते। कॉलेज में पढ़ने वाली एक जवान लड़की जहां साथ में बहुत सारे लड़के भी हों, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती। इंट्रोडक्शन वाले दिन उसकी जान पहचान कंप्यूटर साइंस के छात्र रमन से हुई। आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस मिलना गौरव की बात थी। बातों ही बातों में जयश्री को पता चला कि रमन को तो आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, परंतु उसके माता पिता के लिए उतनी दूर भेजना संभव नहीं था। गाजियाबाद के पास ही किसी गांव में उसका घर था, इसीलिए उसे दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए राजी करा लिया गया। गाजियाबाद के पास एक गांव जहां एक अधिकतर दलित परिवार रहते थे। पक्के मकान भी बहुत कम थे। छप्परों में गुजारा होता था। लोगों की धर्म में भी बहुत अधिक आस्था नहीं थी, क्योंकि जिस धर्म में जीने की आज़ादी मिल जाए उसी का अनुसरण कर लेते थे। अंधाधुंध फ्लैट्स के निर्माण की वजह से खेती भी अब बची नहीं थी। यहाँ के मर्द कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेते और महिलाएं सोसाइटी में जाकर लोगों के घरों में काम करती, क्योंकि वहां पर रहने वाले युवा वर्ग को इनकी बहुत ज़रूरत थी और जाति पाति पर भी उनका कोई विश्वास नहीं था। इसी गांव से निकला था गुदड़ी का लाल रमन। चिथड़ों में पला बड़ा, पर ठान लिया था कि जिस आईटी इंजीनियर के घर उसकी मां झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है उसी के बराबर बनूंगा, और जब लगन लग जाए तो मंजिल पाने से कौन रोक सकता है। सरल स्वभाव का ये मेधावी छात्र जयश्री के मन को भा गया। समय के साथ साथ ये जान पहचान अच्छी दोस्ती में बदल गई और पता भी नहीं चला कि कब प्यार में। तभी जयश्री को पता चला कि रमन दलित परिवार से है और उसका परिवार आर्थिक मामले में भी काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन प्यार ये सब कहाँ देखता है। आखिर प्यार है, कोई व्यापार तो नहीं। हाँ, कभी कभी घर परिवार का डर उसे सताता कि कभी तो बताना ही पड़ेगा, कैसे बता पाएगी। ऐसे कई सवाल उसके मन को परेशान करने लगे। एक कट्टरवादी ब्राह्मण परिवार दलित लड़के को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर पाएगा, ये कहना मुश्किल था। लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर इन सब बातों में उलझी रहेगी तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। लक्ष्य यही था कि अच्छे सीजीपीए से बैचलर डिग्री मिले और आगे की राह आसान हो जाए। थर्ड ईयर के आखिरी सेमेस्टर में रमन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला और वो यूएसए चला गया। जयश्री समर वेकेशंस में बेंगलुरु जाकर इंटर्नशिप करने लगी। दोनों का ही आगे पढ़ने का विचार था। इस दौरान कुछ समय नौकरी कर पैसा बचा लेना चाहते थे, क्योंकि घर वालों से और उम्मीद करना उचित नहीं था। 4 साल तो हॉस्टल में कट गए थे। आगे रहने का इंतजाम तो खुद ही करना था। दोनों ये फ्लैट लेकर रहने लगे और जयश्री के गांव के गुंडे यहाँ भी पहुंच गए। लिव इन में रहने का फैसला यूं ही नहीं ले लिया। आर्थिक पहलू तो था ही, अपना बचाव भी जरूरी था, क्योंकि कॉलेज में भी कई तथाकथित रसूखदार छात्र छात्राएं उनके प्रेम का मखौल बनाते। विदेशी कंपनियों से रमन के लिए ऑफर आना उन्हें फूटी आंखें नहीं सुहाता। इसी बीच रमन को $1.5 लाख का ऑफर विदेशी कंपनी से मिला, पर उसे धुन थी अपने परिवार के साथ रहने की, अपने देश के लिए कुछ करने की। वो नहीं गया। इस पर भी कुछ साथी छात्र उसे आरक्षण की बैसाखी का तंज कसते, कभी प्रोफेसरों की कृपा का पात्र होने का।
जबकि सच्चाई ये थी कि उसने आरक्षण लेने के बावजूद बहुत मेहनत की थी और अपने संबंधित प्रोफेसरों के साथ भी वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही जी जान से लगा रहता। प्रोजेक्ट के नाम पर प्रोफेसरों के पास विदेशी कंपनियों से काफी आर्थिक सहायता आती, जिसका वितरण प्रोजेक्ट में काम करने वाले छात्रों, खासकर रिसर्च स्टूडेंट्स के बीच में होता। इनके साथ रमन को भी छोटी छोटी आर्थिक सहायता हो जाती तो उसका खर्च चलाना आसान हो जाता। दोनों ही यंत्रणा और दुख झेल रहे थे, कभी विद्रोही तो कभी हताश हो उठते। जीवन के कुरूप यथार्थ का सामना कर रहे थे दोनों। कुछ दिन पहले वाली घटना से भी बहुत डर गए थे। यहाँ रहना तो खतरे से खाली नहीं, कहीं और बसते हैं, दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन तो यहीं रहना होगा। महीने भर का किराया दिया है, फिर फ्लैट खाली करने से पहले 1 महीने का नोटिस भी जरूरी है। जयश्री, ऐसे में किराए की फिक्र नहीं की जाती, हमें तुरंत नया ठिकाना ढूंढना होगा। मानवतावादी दृष्टिकोण के अभाव में मुख्य धारा से अलग किया तबका कितना दुख झेलता है। ये फ्लैट उनके लिए कई मामलों में एक सुरक्षित स्थान था। हजारों लाखों फ्लैट के मालिक खुद वहां नहीं रहते और जाति धर्म के नाम पर किराएदारों की तहकीकात भी नहीं करते। उन्हें तो बस पैसा चाहिए और अपना घर सलामत। लेकिन रात दिन गुंडों के साए में जीना मुश्किल था, क्या पता फिर कभी आ धमके। इसीलिए ऑनलाइन घर की तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने फिर घर बदल दिया। इस बार सोसाइटी में न जाकर आबादी वाले एरिया में किसी घर में खाली सिंगल रूम सेट को अपना ठिकाना बनाया। वेरिफिकेशन, एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी की सारी औपचारिकताएं और शर्तें एजेंट के माध्यम से पूरी हो गईं। रमन सोचता कि एक और उसके पास रखी पुस्तकों में मार्क्स, लेनिन, गांधी, सुकरात जैसे नाम हैं। उनकी सामंतवादी नीति है। दूसरी तरफ अमानवतावादी दृष्टिकोण। वो नफरत करे तो किससे? क्या ये किताबें झूठी हैं या समाज ने इन्हें पढ़ा नहीं? और अगर पढ़ा तो गुनाह क्यों नहीं? ये सोचते सोचते देर रात उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उसे एक नई कंपनी में ज्वाइन करना था। जयश्री की आवाज से उसकी नींद टूटी। रमन, उठो, ऑफिस जाना है। पहले दिन 1 सेकंड भी लेट नहीं चलेगा। कुछ दिनों तक तो जिंदगी ठीक ठाक चली। रमन का ऑफिस भी बढ़िया चल रहा था। जयश्री हायर स्टडी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इसी बीच मालकिन को समझ में आ गया कि ये लोग लिव इन में रहते हैं और युवक दलित वर्ग से है। फिर क्या था, उसने भी फिक्रे कसने शुरू कर दिए। रमन तो किसी तरह खुद को संभाल लेता, पर जयश्री बहुत विचलित हो जाती। उदासी में दिन काट रहे थे। रमन अक्सर कहता कि उसके वर्तमान के लिए इतिहास जिम्मेदार है। तभी अचानक दिन मेहरबान हुए। रमन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ही जॉब का ऑफर आ गया। उसे वॉशिंगटन जाना था। दोनों के वीरान चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी। देश और क्रांति में से जब एक को चुनने की नौबत आई तो उन्होंने पलायन और क्रांति को चुना। अपनी संस्कृति और मातृभूमि को अपनाने पर अपने प्रेम की बलि देनी होती, जो उन्हें कदापि मंजूर नहीं था। और संस्कृति की रक्षा तो विदेश में रहकर भी की जा सकती है। फिर जो सभ्यता जिंदगी की गारंटी न दे पाए, उसके संरक्षण की भला युवक कैसे सोच सकते हैं? कुछ ही समय पहले $1.5 लाख का ऑफर ठुकराने वाला युवा अब खुशी खुशी विदेश जाना चाहता था। उसे लेनिन का कथन याद आया, कल बहुत जल्दी होता और कल बहुत देर हो चुकी होगी। समय है आज। जयश्री को साथ ले जाने के लिए शादी करना जरूरी था। आनन फानन में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ समय बाद रमन यूएस के लिए रवाना हो गया, पर जयश्री को जाने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी। कुछ समय बाद उसने भी अप्लाई कर दिया। लगभग 6 महीने बाद उसे भी प्लेसमेंट मिल गया। जयश्री ने रमन को खुशखबरी सुनाने के लिए वीडियो कॉल किया, पर उसने नहीं उठाया। जयश्री को बहुत चिंता होने लगी। तभी कुछ देर बाद रमन ने उसे कॉल किया। सॉरी डियर, नींद आ गई थी। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने में भी अभी समय लगेगा। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज किया है, देखो। वाओ जयश्री, मुबारक हो। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जयश्री भी मुस्कुरा दी। आज उसकी निर्भीक मुस्कान देखकर रमन को विदेश बसने के फैसले पर गर्व हो रहा था। एक और प्रतिभा देश छोड़कर जाने वाली थी। वीजा तैयार था।
वो दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने की तैयारी में लगी थी। भारत की प्रतिभा अमेरिका में अपना जलवा दिखाने जा रही थी। हमें तो ब्रेन ड्रेन की आदत है। रूढ़ियां बची रहें, ढकोसले बचे रहें। एकता और समानता की बात कर रहे संविधान के शब्द भी अपनी सार्थकता खोते दिखाई दे रहे हैं। जयश्री दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। पुराने दिनों की यादें उसके स्मृति पटल पर लगातार हथौड़े सरीखे वार कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि आईआईटी दिल्ली में चयन होने पर जब एक पत्रकार ने भविष्य को लेकर सवाल किया था, तो इंटरव्यू में उसने कहा था कि अपने देश के लिए काम करूंगी। तकनीकी के क्षेत्र में अपने देश को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से आगे ले जाने का सपना है मेरा। फ्लाइट तैयार थी। जयश्री ने खिड़की से बाहर देखा और फिर अनमने से भाव लेकर उड़ गई अपने सपनों का आसमान पाने के लिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।